तो वीडियो के स्टार्टिंग पर में याचन को दिखा होता है वो अपने सामने जूनर और लिंजा को किस करता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है मुझे इंतजार करना होगा, मुझे कुछ और समय इंतजार करना होगा, और शायद अभी भी वो अपने दिल में मुझे लेके फीलिंग्स रखती है, तो आज नहीं तो कल मैं फिर से उसके दिल को जीत लूंगा। उसके बाद वो जूनर को कह रहा होता है जूनर तुम्हारी बातों के हिसाब से मैं यहीं पे रहूंगा और आर्मी के लिए काम करूंगा, और तुम मुझे चाहे जैसे भी ट्रीट करो, मेरे लिए तुम हमेशा प्रीसियस लिटिल सिस्टर रहोगी। फिर उसके बाद याचन उस जगह से चला जाता है और याचन के वहां से जाने के बाद हम जूनर को देखते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगती है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो जूनर को दिलासा देने के लिए पीछे से हग कर लिया होता है, और ये देखने के बाद हम जूनर को देखते हैं, वो भी मुड़ के लिंजा को हग कर लिया होता है। वो रोते हुए कह रही होती है ब्रदर साहब अब सच में बहुत ही ज्यादा जेंटल है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो मन ही मन में कह रहा होता है डैम इट, मैंने जैसे उम्मीद किया था वो बास्टर्ड याचन अभी भी जूनर के दिल में है। पर अब जब याचन ऑलरेडी डेमन सेट को ज्वाइन कर लिया है, तो इस समय यहाँ जूनर से मिलने के लिए यहाँ पे विजिट करना ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, यहाँ पे जरूर ब्लड डेमन का कोई प्लान है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब मुझे खुद इस गेम पे उतारने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही लिंजा उस जगह से जाती है, जूनर को कह रहा होता है जूनर तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। लिंजा उस जगह से जा ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने एक स्पाइडर वेब की तरफ जाता है, और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे स्पाइडर वेब। देख के ऐसा लग रहा है कि डेमन सेट ऑलरेडी अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से डेमन सेट के एविल पिग बिना फाइट के इस सिटी के सिटी लॉर्ड को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अगर डेमन सेट इस सिटी को कंट्रोल कर लेता है तो बहुत ही आसानी के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर कर सकता है। और अगर बात करें डेमन सेट के एविल पिग के जो सेक मास्टर है, वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ डेमन है, नाम है नो वेतियन, और उसके सेट के जितने सारे मेंबर है वो सभी एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट के डिसेंडेंट है। नो वेतियन खुद को प्रूव करने के लिए और डेमोनिक सेट पे रैंक हासिल करने के लिए वो ये सिटी के ऊपर अटैक किया था कंट्रोल करने के लिए। पर अब जब यह जूनर अपने 8 लाख बेचैन आर्मी को लेकर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, तो नो वेतियन कुछ नहीं कर सकता है, और सिर्फ यही कारण है जो डेमोनिक सेट ने नो वेतियन को मदद करने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट ब्लड डेमन स्पाइडर डिक को भेजा है। तभी ये सब कुछ सोचते हुए लिंजा अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है लिटिल स्पाइडर मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद लिंजा जिस जगह पे स्वॉर्ड वेव को देखा था उस तरफ एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, और वही स्वॉर्ड स्लैश के कारण वो पूरा छत टूट के बिखर जाता है। पर हम देखते हैं कि ब्लड स्पाइडर ऑलरेडी उस जगह से भाग चुका होता है, और ब्लड स्पाइडर को उस जगह से गायब होता देने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा होता है नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से ये ब्लड स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ही एरोगेंट है, वो कोई भी मॉर्टल को सीरियसली नहीं लेता है, और अगर उसका ओपोनेंट उससे स्ट्रांग होता है तब वो फिर भी अपने ओपोनेंट के साथ हेड ऑन फाइट करता है। पर वो आज अचानक से सब कुछ गिव अप करके यहाँ से भाग क्यों गया? ये सब कुछ सोचने के बाद लिंजा जूनर को कह रहा होता है जूनर देख के ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए हमें सिटी को छोड़ के डेमोनिक सेट को लेकर इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, वही ब्लड मॉन्स्टर को दिखा होता है जिसके ऊपर लिंजा ने अटैक किया था। वो लिंजा के हाथ से बच के निकल के आ गया होता है। वो जोर से हाँप रहा होता है, हाँपते खुद से कह रहा होता है एक नेसर सोल कल्टीवेटर इतना पावरफुल डोमेटिक स्वॉर्ड इंडेंट को पोसेस करके रखा है, सच में ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर मैं उसके अटैक को हेड ऑन फेस करता तो मैं श्योर हूं कि मैं डस्ट में बदल जाता। छे पहले नॉर्थ इनको इन सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, अब पता नहीं कहां से एक नेसर सोल रिलम का रिडिकुलस स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आ गया। मैं जिस प्लॉट के बारे में जानता हूं यहाँ पे एक भी प्लॉट मैच नहीं हो रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस ब्लड स्पाइडर के सामने एक सिस्टम का पैनल आ जाता है, और वहीं पे लिखा रहता है सिटी को कंट्रोल करने का आपका जो मिशन था उस पर आप फेल हो चुकी है, जिसके कारण आपके 200 एवोल्यूशन पॉइंट आपके अकाउंट से कट कर लिया जाता है। उसके साथ ही साथ आपके कल्टीवेशन लेवल को भी डिक्रीज कर दिया गया है। आपके करंट कल्टीवेशन लेवल मिड स्टेज नेसर सोल रिलम पे है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो ब्लड स्पाइडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम इट, मैं नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व होने के लिए 200 एवोल्यूशन पॉइंट सेव करके रखा था, पर अब सिस्टम ने भी वो काट लिया। फिर उसके बाद ही वो ब्लड स्पाइडर रोने लगता है, रोते कह रहा होता है अगर कोई दूसरे लोग कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर होता है तो वो बहुत ज्यादा रिच होता है, हैंडसम होता है, या फिर याचन के जैसा स्ट्रगल करके कल्टीवेशन की दुनिया को डोमिनेट करता है। पर दूसरी तरफ मैं इस दुनिया पे आने के बाद ही मैं एक स्पाइडर बन गया। शुरू से ही मेरे पास कुछ भी नहीं था, दूसरे मॉन्स्टर को निकाल के खुद को इवॉल्व होना था। डैम इट, मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे पास लाइफ पे मेरा नाम था जिंगबू। एक दिन मैंने रास्ते पे चल रहा था, पर अचानक से आसमान से किताब आके मेरे सिर पे गिरा, और उस किताब का नाम था एम्परर डोमिनेशन, और उस किताब पे जो कहानी था वो फैंटेसी और कल्टीवेशन से रिलेटेड था। पर बदकिस्मत से मैंने उस किताब को पूरा रीड नहीं किया। उस किताब को थोड़ा सा रीड करने के बाद मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, और उस किताब को डस्टबिन पे फेंकने के बाद ही मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गया, और मुझे एक मैजिकल सिस्टम मिल गया, और ये सिस्टम का नाम है बीस्ट डिबोर्डिंग सिस्टम। फिर मैंने इस दुनिया में आके सिस्टम के मदद से सभी मॉन्स्टर को मार के उसे निकालना शुरू किया। फिर कड़ी मेहनत करने के बाद मैं नेसर सोल स्टेज की स्पाइडर किंग बन पाया। वैसे मुझे जहां तक कहानी पता है उसके सबसे प्रोटोगोनिस्ट याचन फैंगमिंग सेट को ज्वाइन कर लिया है, पर बहुत जल्द एविल और अच्छे के बीच में फाइट शुरू होने वाला है। वैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रोटोगोनिस्ट स्टोरी लाइन से दूर रहूंगा। फिर उसके बाद ही मैं छुपके से धीरे धीरे जितने सारे पावरफुल क्रिएचर है उस सभी को मैं निकाल लूंगा। फिर उसके बाद ही मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस बन जाऊंगा। वैसे बात करें लिंजा की तो उसने ऑलरेडी याचन को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, जो कहानी के प्लॉट से पूरी तरीके से अलग है। वैसे अब जब प्रोटोगोनिस्ट याचन का लाख गिरने लगा है और वो एक नॉर्मल कैरेक्टर के सामने हार गया है, तो यहाँ पे मेरा चांस आ चुका है याचन
याचन की जगह को छीनने का और इस दुनिया के प्रोटागोनिस्ट बनने का। और सिर्फ यही कारण है जो मैं डेमोसेट के एविल पीक मास्टर नो वेतन की इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था और उसे मदद करने के लिए यहाँ पे आया था। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि नॉर्थन क्वीन अपने 8 लाख बेचन आर्मी को लेकर पहले यहाँ पे आ जाएगी और सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगी। और अब ये इतना काफी नहीं है, अब सिटी के अंदर एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड कल्टीवेटर आ चुका है और मैं जानता भी नहीं हूँ वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर है कौन, कहां से आया और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं जिस प्लॉट के बारे में जानता हूँ वो प्लॉट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद वो ब्लड स्पाइडर उस जगह से जाते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है प्लॉट पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाला है, इससे बेहतर होगा कि मैं खुद को लो प्रोफाइल रखूं और खुद को लेवल अप करूं। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्लड स्पाइडर के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आपको एक मिशन मिलता है। मिशन ये है कि आपको प्रोटैगनिस्ट याचन को मारना है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 2000 एवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा। और आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ 24 घंटे के अंदर इस टास्क को कंप्लीट करना ही होगा। और हाँ, अगर आप इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एडवांस पे रिवार्ड के तौर पे डीप सी मॉन्स्टर हंटिंग ड्रैगन फॉर्म मिलेगा। गाइस, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस स्पाइडर का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से लिंजाओ के साइड पे है। चलो छोड़ो, हमें ब्लड स्पाइडर को दिखाते हैं। वो सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कहते कि वाह फाइनली, जरूर मैं इस टास्क को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी उस टास्क को एक्सेप्ट करने के बाद हमें दिखा था कि वो ब्लड स्पाइडर अपने फॉर्म को चेंज होकर एक लिजर्ड के फॉर्म में आ जाता है और वो अपने न्यू फॉर्म को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कह रहा होता है कल्टीवेशन की दुनिया में जायंट लेजर्ड जैसे उम्मीद था, ये बहुत ज्यादा ऑसम है, अमेजिंग फीलिंग्स है। और वैसे अब जब मैं एक लेजर्ड बन चुका हूँ तो देख लेता हूँ इस बॉडी का न्यू स्किल कैसा है। उसके बाद वो नदी पे छलांग लगा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा और जूनर को देखते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर रथ पे चढ़ के सिटी को घूम रहा होता है। तभी लिंजा कह रहा होता है जूनर, तुम सिटी पे रह के मेरे लिए इंतजार करती, क्या तुम्हें आने की जरूरत थी? तुम अभी एक नॉर्थन क्वीन हो, तुम्हें आर्मी को कमांड देने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है नहीं, मैं अभी वो छोटी सी जाओ जिंगजिंग हूँ। 14 साल पहले वो सभी दिन को मैं बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। मैं बिना चिंता के तुम्हें फॉलो करती रहती थी और हवा हमें जिस तरफ ले जाता था हम उस तरफ ही चले जाते थे। जूनर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है पर इस समय हम घूमने नहीं जा रहे, ये सिटी के आसपास सीजियन सेट के जितने सारे मेंबर है उस सभी को मैं क्लीन करने जा रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मुझे डेमोसेट के मेंबर के लोकेशन के बारे में पता चला है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको लेके चिंता करती हूँ और शायद आपको मेरी करंट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है ना? तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है क्या तुम्हें ये लग रही है कि तुम्हारी ब्रदर्स जाओ कमजोर है? ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहा जा सकता है कि जूनर ने जितने सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर को देखा है उनमें से ब्रदर्स जाओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो दोनों ये सब कुछ प्यार बड़ी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से दिखा आता है कि उन दोनों के रथ के सामने याचन आ गया होता है। फिर वो चिल्लाते हैं, कह रहा होता है जूनर तुम कहाँ जा रही हो? तुम तुम्हारी ब्रदर के लिए इंतजार करो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं मेरे पूरे दिल से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी याचन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हम जूनर को देखते हैं, वो अपनी कोल्ड आवाज में कह रही होती है यंग मास्टर या क्या मैंने कल रात सब कुछ क्लियर नहीं कर दिया था? हमारी पास्ट फ्रेंडशिप और फादर के प्रॉमिस के हिसाब से मैं तुम्हें आर्मी पे रहने के लिए परमिशन दे चुकी हूँ और बाकी के जितने सारे मैटर है इस पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद हम याचन को देखते हैं, वो लिंजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लिंजा के ऊपर चिल्लाते कह रहा होता है लिंजा तू सच में बहुत ज्यादा डिस्केपेबल इंसान है, तूने मेरे सिस्टर को किस तरह के लव पॉइजन खिला दिया है, अगर हिम्मत है तो बाहर और मेरे साथ फाइट कर। पर तभी अचानक से याचन खुद को शांत कर लेता है। फिर वो मन में कह रहा होता है नहीं, मैं लापरवाही के साथ एक्ट नहीं कर सकता, मुझे फैमिली के इमोशन को यूज करके जूनर को मेरे कंट्रोल पे लाना होगा। फिर उसके बाद याचन अपने पास से 2 जेड इयररिंग निकाल लिया होता है और वो जूनर को दिखाते हुए कह रहा होता है जूनर क्या तुम्हें इसके बारे में याद है? जब तुम छोटी थी तब तुम हमारे मदर के पास इस इयररिंग को पाने की ख्वाहिश रखती थी, पर मदर ने तुम्हें ये नहीं दिया था। तब आंख पे से तुम्हारे लिए मदर के पास से मैंने इस इयररिंग को चोरी कर लिया था। इस इयररिंग को देखने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, पर तुम चिंता कर रही थी कि अगर मदर को पता चल जाती है तो मदर मुझे पनिश करेगी, इसलिए तुम कह रही थी कि इस इयररिंग को मैं जिस जगह से लाया हूँ उस जगह पे रिटर्न करने के लिए। और मैंने उस समय सभी के सामने प्रिटेंड किया था कि मैं उस इयररिंग को खो चुका हूँ और मैं हमेशा के लिए इस इयररिंग को मेरे साथ ही रख दिया था, पर अब इस इयररिंग को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम जूनर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो याचन के पास से उस दोनों इयररिंग को लेकर दूर फेंक देती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है याचन दूसरे को धोखा देना बंद करो, तुम सिर्फ खुद को प्यार करते हो और किसी को नहीं, और ना ही किसी का परवाह करते हो। अगर तुम्हें कोई कहता है कि मुझे धोखा देने से तुम्हें बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो तुम एक बार भी नहीं सोचोगे, तुम सीधा मुझे धोखा दे दोगे। तो इस तरह के बकवास धोखे वाली बातें करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद जूनर लिंजा को लेकर उस जगह से चली जाती है और वही पीछे हमें याचन को दिखाते हैं, वो जूनर को जाते हुए देख रहा होता है, बुलाते हुए कह रहा होता है जूनर तुम ये क्यों कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेरी बातों को सुनो। पर जूनर नहीं रुकती है, वो उस जगह से चली जाती है और जूनर के पास से जाने के बाद ही हम याचन को देखते हैं, वो घुटने के पास जमीन पे बैठ जाता है, वो दांत पीसते कह रहा होता है लिंजा तूने मुझे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए, मैं तेरे मास्टर और तेरे सभी जूनियर को मैं मार दूंगा, फिर उसके बाद तुझे पता चलेगा प्यार को खोने का मतलब क्या है। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम लिंजा और जूनर को देखते जो एक लेक के सामने आ गया होता है। तभी लिंजा कुछ कैलकुलेट करते हुए कह रहा होता है शायद यही जगह है
तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद जुनार कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या डिमोनिक एनर्जी यही लेक के अंदर से आ रहा है? क्या ये हो सकता है कि डिमोन सेट के मेंबर इस जगह पे छुपा हुआ है? ये बातें को सुनने के बाद लिन साहब कह रहा होता है, हाँ शायद हो सकता है। उसके बाद लिन साहब मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे जहां तक पता है ब्लड स्पाइडर इतना भी कायर नहीं है कि यहाँ पे छुपा रहेगा। पर तभी अचानक से लिन साहब को कुछ महसूस होता है। उसके बाद अचानक से हमें दिखाता है कि लेक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जीप बाहर आता है और पीछे एक सोल्जर के हाथ को काट के अंदर घुस जाता है। तभी सामने के नजारे को देखने के बाद भाई पे जितने सारे आर्मी थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, अरे लेक के अंदर तो डिमन है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस सभी के सामने लिन साहब आ गया होता है और वो सभी को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी पीछे हट जाओ और इस मैटर को मुझे हैंडल करने दो। उसके बाद लिन साहब अपने स्पिरिचुअल सेंस के वजह से पानी के अंदर उस डिमन को ऑब्जर्व करने लगता है। पर जब वो ऑब्जर्व करता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते हैं कि क्या जायंट लिजर्ड डिमन। फिर उसके बाद लिन साहब पानी को कंट्रोल करते उस लिजर्ड को पूरी तरीके से घायल कर देता है और उस लिजर्ड को पानी के बाहर लेके आता है। तभी लिजर्ड डिमन को सामने देखने के बाद भाई जितने सारे आर्मी थे वो सभी पैनिक होने लगता है। पैनिक होते कह रहा होता है, अरे ये तो सच में एक पावरफुल डिमन है। तभी उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लिन साहब उस सभी को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी शांत हो जाओ, पानी के अटैक के कारण ये लिजर्ड डिमन ऑलरेडी थोड़ा घायल हो चुका है। तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद वो लिजर्ड डिमन कह रहा होता है, मुझे कोई ढूंढ ना पाए इसलिए मैं मेरे आसपास एक बेरियर लगा दिया था, पर तूने मुझे ढूंढ कैसे लिया? ये बातों को सुनने के बाद लिन साहब कह रहा होता है, क्या तुझे लगता है कि तेरा बेरियर मेरे विजन को रोक सकता है? जल्दी से बता तू पानी के अंदर क्या कर रहा था, तेरा पर्पस क्या है? लिन साहब ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि लिन साहब के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, एक डिमन के साथ फाइट करने के कारण आपका गॉडहुड और रिवर गॉड फ्यूजन टेक्निक 1% तक इंक्रीज हो चुका है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक फॉर्जिन लैंड के रिकनेक्टर को कैप्चर किया है। तो इसलिए आपको दो चॉइस दिया जाता है। पहला चॉइस ये है कि लिजर्ड डिमन के अंदर रहे रिकनेक्टर को मार दीजिए, तो आपको रिवार्ड के तौर पे आपके ओपोनेंट के पास जितना सारे रिसोर्सेस है वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और दूसरा चॉइस ये है कि आप अपने दुश्मन को टेम्पररी जाने दीजिए, इससे आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन साहब तो बहुत ही शॉक हो जाता है। शॉक होते करते क्या रिकनेक्टर? तो सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये बंदा मेरे जैसा ही इस दुनिया के नहीं है। तो क्या ये बंदा मेरे जैसा ही टाइम ट्रेवल किया है? मैं क्या करूं, क्या इस बंदे को मैं मार दूं? नहीं, शायद मैं इस बुद्धू को यूज करके जुनार को दिखा सकता हूँ कि याचन का असली चेहरा क्या है। और अगर मैं इस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो याचन का लाख वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। फिर उसके बाद ही लिन साहब स्माइल करते लिजर्ड डिमन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मेरे लिटिल पेट के तौर पे रखूंगा। तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद वो लिजर्ड डिमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए लिन साहब को कह रहा होता है, डैम इट, मैं सीजियन सेट के वाइस लीडर हूँ और मैं तेरा पेट बनूंगा, ये हो ही नहीं सकता। पर तभी अचानक से हम लिन साहब को देखते वो एक ही शॉर्ट स्लैश के वजह से उस लिजर्ड डिमन को पूरी तरीके से घायल कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे सोल्जर थे उसमें बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते करते कि वाव, तो यही है इमोर्टल का पावर। और भाई वो सभी सोल्जर के पीछे में जुनार को दिखाती है, वो भी सामने के नजारा को देख रही होती है। वो लिन साहब की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, मुझे याद है जब फेरी हॉन्गलिंग ब्रदर साहब को डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट किया था तब उस समय ब्रदर साहब के शरीर पे कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं था, पर अब ब्रदर साहब के पास हेवन डिफाइंग पावर है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिन साहब और जुनार को देखते हैं जो लिजर्ड डिमन के साथ डील करने के बाद सिटी पे वापस लौट के आ गया होता है। वो दोनों अकेले में बैठे बैठे प्यार भरी बातें कर रहा होता है, जिंदगी का मजे ले रहा होता है। तभी जुनार लिन साहब को कह रही होती है, ब्रदर साहब के साथ अकेले में रहने में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसी फील हो रही है कि मैं 14 साल पहले समय पे लौट चुकी हूँ। तभी जुनार की ये बातों को सुनने के बाद लिन साहब कह रहा होता है, तुम क्या कह रही हो, 14 साल पहले हम थोड़ी ना अकेले में थे, हमारे साथ मेरे मास्टर थी ना। ये बातों को सुनने के बाद जुनार कह रही होती, मैं दूसरों को लेकर परवाह नहीं करती, मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम दोनों एक साथ मिलके बहुत ही ज्यादा घूमे हैं, बहुत सारे डेट किए हैं। वैसे ब्रदर साहब क्या आपको पता है पिछले 14 सालों पे मैंने बहुत सारे ब्रेक थ्रू किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, पर फिर भी मुझे कभी भी ज्यादा खुशी नहीं मिली है। यहाँ तक कि नॉर्थन ट्राइब को हरा के जब मैं पूरी नॉर्थ की क्वीन बनी थी तब भी मेरे दिल में इतना ज्यादा खुशी नहीं थी जितनी खुशी मुझे उस समय मिली थी जब 14 साल पहले आप मुझे बचा के कैंडी हो खरीद के दिए थे। तभी जुनार की ये बातों को सुनने के बाद लिन साहब हंसते हुए कह रहा होता है, तुम अभी भी वो सब कुछ के बारे में क्यों सोच रही हो, वो सब कुछ ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, तुम अभी एक नोबेल नॉर्थन रीजन के सुप्रीम क्वीन हो। तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद में जुनार को दिखाती है, वो थोड़ी अनहैप्पी हो जाती है। फिर वो लिन साहब को कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है? ये बातों को सुनने के बाद लिन साहब जुनार के गालों पे पिंच करते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि जुनार बचपन पे जैसे क्यूट थी वो अभी भी वैसे ही क्यूट है। तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद जुनार बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, क्या आपको ये लगता है मैं सालों से नॉर्थन रीजन पे फाइट कर रही हूँ और मेरी जितने सारे सबॉर्डिनेट है वो सभी मैन है, अभी तक मुझे किसी ने भी तारीफ नहीं किया है, पर आज क्यूट। ये बातों को सुनने के बाद लिन साहब कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो जब तक हम एक साथ रहेंगे मैं हर दिन तुम्हें तारीफ करता रहूंगा। तभी लिन साहब की ये बातों को सुनने के बाद जुनार को अचानक से कुछ रियलाइज होती है। फिर वो लिन साहब को कह रही होती है, ब्रदर साहब ने अभी जो कुछ भी कहा उसके हिसाब से आप मेरे साथ फ्यूचर में नहीं रह सकते, है ना? मैं जानती हूँ ब्रदर साहब जिस लड़की को पसंद करता है वो ऑलरेडी किंगडम सेट के अंदर है ना? फिर उसके बाद ये अचानक से जुनार ये सब कुछ बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाती है। वो रोते हुए लिन साहब को फिर से कह रही होती है,
मैं जानती हूँ ब्रदर साहब के जैसे जेंटल काइंड हैंडसम मैन को प्यार करने के लिए कोई लड़की क्यों नहीं रहेगी। तभी जुनर की मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखा आता है। वो कुछ कह नहीं पाता है, वो चुप हो जाता है। तभी लिंजा को चुप देने के बाद जुनर जबरदस्ती स्माइल करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है ब्रदर साहब को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको पूछ रही थी क्योंकि पिछले इतने लंबे सालों से मैं आपके साथ नहीं थी और मुझे पता है कि आप मुझे एक लिटिल सिस्टर के तौर पे देखते हैं। और बात रही उस किस की, तो आप ये सोच लेना कि अपनी एल्डर ब्रदर के लिए लॉन्ग लॉन्ग लिटिल सिस्टर की अफेक्शन है। तभी जुनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने जुनर को किस किया है तो अगर मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ तो क्या मैं मास्टर के जैसे नहीं बन जाऊंगा। जैसे मास्टर मुझे बैम्बो फॉरेस्ट में किस करके कह रही थी कि सब कुछ भूल जाने के लिए, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो जुनर के गालों पे प्यार से हाथ रखते जुनर के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जुनर वो किस मेरे लिए यूं ही नहीं था। फिर उसके बाद लिंजा खुद को हिम्मत देने के लिए मनी मन में कह रहा होता है, लिंजा तू कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। एल्डर सू ने जैसे कही थी, मैन अगर एक से ज्यादा औरत को प्यार करती है, थोड़ा स्कम्बक बनता है तो क्या दिक्कत है। अगर वो सभी ओमेन मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे भी खुद को सैक्रिफाइस करके उस सभी को प्यार करना चाहिए। तभी ये सब कुछ सोचते हुए लिंजा जुनर को किस करने ही वाला होता है, पर अचानक से साइड पे बंधा हुआ हमें डिमन लिजार्ड को दिखा आता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम दोनों बच्चे क्या कर रही हो, मेरे सामने से दबा हो जाओ और कहीं और जाके रोमांस करो, मुझे और ये सहन नहीं हो रहा है। तभी इतनी सुंदर रोमांस के सीन में उस लेजर डिमन को इंटरेक्ट करता हुआ देखने के बाद हमें जुनर को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वही साइड पे हमें लिंजा को दिखाता है। वो अपने गालों को खुजलाते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ, साइड पे इस बंदे के बारे में मैं तो ऑलरेडी भूल ही गया था। तभी हम जुनर को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो लेजर डेमन के पास जाने लगती है और ये देने का तो लेजर डेमन बहुत ही डरा हुआ रहता है। वो कांपते हुए कह रहा होता है, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लेजर डेमन को देखते हैं जो जुनर ने बहुत अच्छी तरीके से पीट दिया होता है। और लेजर डेमन को पीटने के बाद ही जुनर लिंजा के पास आके बैठ जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते लिंजा के आंखों की तरफ देखती है, कह रही होती है, ब्रदर साहब अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। वो दोनों शुरू करने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए याचन आ जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है, जुनर मैंने सुना है कि मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम सही हो। पर याचन का नजर जब सामने जाता है तब वो दिखता है कि जुनर लिंजा के गोद पे बैठी हुई है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है, जुनर तुम फिर से उस काम्बा के साथ वो सब चीजें कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम तुम्हारी ब्रदर के दिल में कितना चोट पहुंचा रही हो। मुझे दर्द हो रहा है, मैं और ये सहन नहीं कर सकता। जुनर तुम मेरे लिटिल सिस्टर तुम्हें क्यों कर रही हो। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद वे जुनर को दिखा आती है। वो याचन के ऊपर बहुत ही ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। उसके बाद ही वो लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर साहब अभी के लिए रुक जाते हैं, वो हमें इस तरह से देख रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग महसूस हो रही है। तभी जुनर की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो जुनर के होठों पे हाथ रखते जुनर के कड़ी बातों जुनर के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जुनर उसे लेके तुम माइंड मत करो, अगर तुम तुम्हारी ब्रदर साहब को पसंद करती हो तो तुम थोड़ी और बोल्ड बनो और उसके सामने ही मुझे किस करो, ठीक है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जुनर को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते लिंजा की तरफ देख रही होती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजा के होठों पे होठ लगा के गहरा किस करने लगती है। तभी लिंजा किस करते जुनर को कह रहा होता है, हाँ एकदम सही ऐसे ही। उसके बाद वो मजाक उड़ाते ही याचन की तरफ देखने लगता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ याचन को दिखाता है। उसके आंखों में तो आंसू आ रहा होता है, फुट फुट के वो रो रहा होता है। पर तभी अचानक से दिखाते कि लिंजा के सिस्टम पे टिंग टिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने सॉन ऑफ डेस्टिनी के ऊपर डबल स्ट्राइक किया है, जिसके कारण सॉन ऑफ डेस्टिनी का लाख वैल्यू 2200 पॉइंट तक गिर चुका है। तभी सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको रिवॉर्ड के तौर पर तायुन क्लाउड अर्थ बॉडी मिलता है। ये तायुन क्लाउड अर्थ बॉडी हेवन डिफाइंग फिजिक्स है और जिसके पास इस तरह की फिजिक्स होता है उसका कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से ग्रो होता है। तभी सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान, सिर्फ एक किस से याचन का लाख वैल्यू 2200 पॉइंट तक गिर चुका है। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ याचन को दिखाता है। वो अपने खुद की इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो पागल से होने लगता है। वो लिंजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुझे मार के रहूंगा। तभी याचन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद जुनर लिंजा को प्रोटेक्ट करने के लिए लिंजा के सामने आ जाती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर साहब संभल के रहना, उस याचन का ऑर्डर बहुत ही अजीब है, ना ही एविल है और ना ही रितोरियास है। तभी जुनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते, वो जुनर के आगे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, जुनर अगर तुम सच में मेरे साथ फ्यूचर में रहना चाहती हो तो बताओ, मैं अभी जैसा हूँ क्या तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगी। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजा अपने तलवार को याचन की तरफ आगे करते हुए सेटरिंग मिरेज वाटर एंड मून टेक्निक यूज करता है और वही लिंजा के दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाते हैं। वो लिंजा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो हंसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजर क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, तू तेरे वो कमजोर नेटर स्पीड शॉट के साथ मेरे साथ फाइट करना चाहता है। पर चिंता मत कर, इतने लंबे समय से मेरे दिल में तुझे लेके जो गुस्से का आंख जल रहा है, तुझे मार के उस गुस्से का आंख को मैं शांत करूंगा।
फिर उसके बाद ही याचन लिंजाओ के इल्यूजन के ऊपर एक स्लैश करता है। तभी लिंजाओ के वाटर मून मिरर्स टेक्निक के कारण याचन को सच में लगने लगता है कि वो लिंजाओ को मार दिया है। और ये पता होते ही याचन खुशी में पागल होने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए सोल फॉर्म में बुड्ढे को कह रहा होता है, जो बुड्ढे याचन के साथ शुरू में था, पर अब वो याचन से दूर जा चुका है। वो याचन कह रहा होता है, एल्डर सी, क्या तुमने देखा? तुम जिस लिंजाओ से डरते थे, जिस लिंजाओ से मुझे दूर रहने के लिए बार बार वार्निंग देते थे, आज ये सॉन ऑफ डेस्टिनी उस लिंजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जो चोर मेरी डेस्टिनी को चोरी कर रहा था वो पूरी तरीके से मर चुका है। और मैं हेवन के सॉन ऑफ डेस्टिनी होने के नाते मैंने जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ मैं फिर से हासिल करके रहूंगा। फिर उसके बाद ही अचानक से याचन साइड पे जुनार की तरफ देखता है और वही में जुनार को दिखाती है जो रस्से से बंधी हुई रहती है। गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जुनार नहीं है, ये असल में वो लिजर्ड डिमन है, वो रिकॉर्डिनेटर। और लिंजाओ के वाटर मून मिरर्स इल्यूजन टेक्निक के कारण याचन को लग रहा होता है कि वही लिजर्ड डिमन जुनार है। तभी हम याचन को देखते हैं, वो लिजर्ड डिमन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, जुनार तुम चिंता मत करो, जो विलेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा था उसे मैं पूरी तरीके से खत्म कर चुका हूँ। वैसे जुनार, तुम खुद को इस तरह से रस्से से बांध के क्यों रखी हो? क्या तुम तुम्हारी ब्रदर से इस तरह से नोटी तरीके से माफी मांगना चाहती हो? तुम मेरे दिल हो, सुकून हो, मैं तुम्हें दोस्त कैसे दे सकता हूँ? तभी याचन की ये बातों को सुनने का था मैं दूसरी तरफ याचन के नजरों में जुनार जैसे लगने वाली उस लिजर्ड डिमन को देखते हैं। वो याचन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। और वहीं पे याचन फिर से कह रहा होता है, जुनार, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी गलती है वो सब कुछ बास्टर्ड लिंजाओ का है। अब जब उस लिंजाओ को मैंने मार दिया है, यहाँ पे तुम्हें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आओ, बचपन में हम जैसे एक दूसरे को हक करते थे वैसे ही आज हम एक दूसरे को हक करेंगे। फिर उसके बाद लिंजाओ के वाटर मून मिरर्स इल्यूजन टेक्निक के कारण याचन को लगने लगता है कि वो लिजर्ड डिमन ही जुनार है। फिर उसके बाद ही याचन अपने प्यार भरे दिल से उस लिजर्ड डिमन को हक कर लिया होता है। फिर वो उस लिजर्ड डिमन को कह रहा होता है, जुनार, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। क्या तुम्हें पता है पिछले इतने सालों में सर्वाइव करने के लिए मैंने कितना सारा फाइट किया है? कितने सारे ब्यूटीफुल वुमेन मुझे पाने के लिए ख्वाहिश रखती थी, पर मैं एक भी औरत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। याचन ये सब कुछ कहते हुए लिजर्ड डिमन की बूटी को धीरे धीरे दबाने लगता है। यार, मैं सोच रहा हूँ कि याचन उस लिजर्ड डिमन की बूटी को दबाते दबाते उसका हाथ सामने ना जाए, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि इस गुफा की जगह पे डंडा क्या कर रहा है। फिर उसके बाद ही हम याचन को देखते हैं, वो सिर्फ लिजर्ड डिमन की बूटी पे नहीं रुकता है, वो धीरे धीरे लिजर्ड डिमन के गर्दन पे किस करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, वो सभी औरत तुम्हारी ब्यूटी के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है? और मेरे दिल में कोई नहीं, सिर्फ तुम अकेली हो। तो इसलिए चलो आज रात हम एक हो जाते हैं, अब सब हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद ही याचन जल्दी से अपने सभी कपड़े को उतार के नंगा होके उस लिजर्ड डिमन के गांड मारने लगता है। यार, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे दुश्मन को भी इस लिजर्ड डिमन की जैसी रिकॉर्डिनेशन अपॉर्चुनिटी ना मिले, नहीं तो वो सभी की किस्मत पे याचन के हाथों पे गांड मारना लिखा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजा और जुनार को दिखाती है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है, याचन के साथ लिजर्ड डिमन के प्यार भरे सीन को देख रहा होता है। तभी जुनार याचन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद शौक होती है, कह रही होती है, वो क्या कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, वो मेरे वाटर मून मिरर्स इल्यूजन टेक्निक पे पूरी तरीके से फंस चुका है और अभी वो जो कुछ भी हरकतें कर रहा है वो सब कुछ उसके दिल के रियल इमोशन है और वो सोच रहा है कि लिजर्ड डिमन तुम हो। फिर उसके बाद ही लिंजा जुनार की आंखों को ढकते हुए कह रहा होता है, जुनार, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी याचन के असली चेहरे को देख चुकी हो, तो तुम्हें आगे और इस तरह की घटिया चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जुनार को दिखाती है, वो अचानक से लिंजा को हग कर लेती है, वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब, अचानक से मुझे बहुत ज्यादा रोने की इच्छा हो रही है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाई थी कि मेरी खुद की ब्रदर जिसके साथ मैं ग्रो हुई हूँ वो मुझे लेकर इस तरह के भावना रखता है। मैं ये नफरत करती हूँ, मैं ये बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ कि हम दोनों के ब्लड लाइन सेम क्यों है। जुनार इतना रोती है कि रोते रोते वो लिंजाओ की छाती पे सिर रख के सो जाती है। तभी जुनार की ये हालत को देखने के बाद लिंजाओ भी जुनार को हग कर लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, जुनार, क्या तुमने कभी सोची है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो? अगर मुझे मौका मिलता है तो एक दिन जरूर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से दिखा आता है कि लिंजा के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इनडायरेक्टली एक रिकॉर्डिनेटर डिमोन लिजर्ड जिंग जी को मार दिया है, जिसके कारण उस रिकॉर्डिनेटर के जितने सारे ट्रेजर था वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या लिजर्ड डिमन का मौत हो चुका है? क्या ये हो सकता है कि याचन के कारण? याचन तू सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वैसे सिस्टम ने मुझे झूठ नहीं कहा था, अगर उस रिकॉर्डिनेटर को मैं मार देता हूँ तो उसका जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, तो सच में मुझे मिल चुका है। वैसे मुझे रिवॉर्ड के तौर पे ये ब्लड स्पाइडर इनर कोड क्यों मिला है? क्या ये हो सकता है कि लिजर्ड डिमन पहले ब्लड स्पाइडर था, फिर वो बाद में लिजर्ड डिमन पे ट्रांसफॉर्म हुआ था? चलो अभी के लिए सब कुछ छोड़ो, पर मुझे एक रिकॉर्डिनेटर देखने को मिला है, तो क्या ये हो सकता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे रिकॉर्डिनेटर हैं? मैं डेस्टिनेट विलेन, मुझे छोड़ के और कौन रिकॉर्डिनेटर है जो सिस्टम के नजर में उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है? लिंजा भी सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से दिखाता है कि लिंजा के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप याचन की किस्मत को थोड़ा सा डैमेज कर दिया है, इसी कारण याचन के लाख वैल्यू 700 पॉइंट तक गिर चुका है। तभी सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको रिवॉर्ड के तौर पर नेसेट सोल पील मिलता है। तभी सिस्टम के रिवॉर्ड को देखने के बाद लिंजा थोड़ा खुश हो जाता है। खुश होते मन में कह रहा था कि क्या नेसेट सोल पील, ये बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड है। वैसे ब्लड डिमन बहुत जल्द सील को तोड़ के बाहर आने वाला है और ब्लड डिमन के सील को तोड़ने से रोकना ये इम्पॉसिबल है।
तो इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मेरे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। लिंजा भी ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर अचानक से साइड पे जुनार को दिखाती है, वो अपनी नींद से उठ जाती है और लिंजा को स्माइल करता हुआ देखने के बाद कह रही होती है, पता साहब क्या हुआ है, आप इतना खुश क्यों है? तभी जुनार की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो जुनार की कड़ी बातों कह रहा होता है, जुनार अभी तुम्हें देख के नहीं लग रही है कि तुम एक क्वीन हो? तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जुनार को दिखाती है, वो थोड़ी पैनिक हो जाती है, फिर वो रोती है लिंजा को कह रही होती है, मैं अभी कैसी लग रही हूँ? क्या मैं बचपन की जैसी वो क्राई भी लग रही हूँ? मैं रोना नहीं चाहती हूँ पर मैं खुद को रोने से रोक भी नहीं पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो जुनार के होठों पे होठ लगा के किस कर लेता है। फिर उसके बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, नहीं जुनार, तुम्हारी ब्रदर को जिस तरह की लड़की पसंद है अभी तुम वैसी ही लग रही हो। सीन शिफ्ट होता है किंगलॉन सेट के सिल्वन पीक को दिखाता है और वहीं पे हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो कैजुअल कपड़े पहन के दारू पी रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जा होंगलिंग के सामने लिंजा की तीनों जूनियर सिस्टर आ गई होती है। फिर वो जा होंगलिंग को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करती है। तभी उन तीनों की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब मैंने तुम तीनों को मेरी प्राइवेट मेंशन पे समन किया तो तुम सभी को इतना फॉर्मेलिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। असल में सच तो यह है कि जब मैं तुम चारों को मेरी डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया था, उस समय से मैं तुम सभी को फैमिली के तौर पे देखती हूँ और आज मैं तुम सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि तुम सभी एक दूसरे को फैमिली के तौर पे ट्रीट करो, फ्रीली बात करो। तो क्या तुम सभी समझे? तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने का हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो एक साथ कह रही होती है, हम समझ गए मास्टर। तभी उन तीनों की ये बातों को सुनने के बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो एक शराब की गटक लेती है गहरी अदा के साथ, पर जा होंगलिंग खुद नहीं जानती कि वो अभी कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है। तभी जा होंगलिंग की ये गहरी अदा को देखने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर यूबे मन में कह रही होती है, वाह मास्टर कितनी सुंदर है। वहीं पे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान मन में कह रही होती है, अगर मास्टर की जैसी बॉडी मेरे पास भी होती तो सीनियर मतलब मेरे ऊपर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता। पर तभी अचानक से हम जा होंगलिंग को देखते, वो चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब हम टॉपिक पे बात करते हैं, तुम तीनों तुम्हारी सीनियर ब्रदर को लेकर क्या सोचती हो? तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है, थोड़ी शॉक हो जाती है और वहीं पे जा होंगलिंग मन में कह रही होती है, तुम सभी के मास्टर होने के नाते मुझे पहले ही पता चल चुकी है कि तुम तीनों ही जानवर को लेकर फीलिंग्स रखती हो। मैं एक अच्छे मास्टर होने के नाते जानवर के लिए एक सुटेबल पार्टनर चूज करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जानवर को सीनियर सिस्टर की डिसाइपल जो विनिंग छीन के ना ले जा पाए उससे पहले मेरे तीनों डिसाइपल में से किसी एक डिसाइपल के साथ शादी करवा देना है। जा होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से उसे उस दिन की बातें याद आने लगती है जब वो बैम्बो फॉरेस्ट पे लिंजा को किस किया था। पर तभी वो खुद को संभालते हुए मन में कह रही होती है, नहीं मैं और ये सोच नहीं सकती हूँ, जानवर मेरी डिसाइपल है ना कि कोई पार्टनर, और वैसे भी उसका खुद का हैप्पीनेस है, मैं एक एल्डर होने के नाते उसकी जिंदगी में इंटरफेयर कैसे कर सकती हूँ। और बात रही उस दिन जानवर के साथ मेरी किस की, पर अचानक से जा होंगलिंग रुक जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। पर तभी हम जा होंगलिंग के सामने रहे गो एरोंग को देखते हैं, वो जा होंगलिंग को कह रही होती है, सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा जेंटल काइंड और वो अपने सभी जूनियर सिस्टर को बहुत ज्यादा केयर करता है, यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर ने पिछले समय पे मुझे कन्फ्यूज भी किया था, तो मैं मास्टर को कह सकती हूँ कि मैं और सीनियर ब्रदर एकदम परफेक्ट मैच है। तभी एरोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की तरह मुड़ते कह रही होती है, लुयान तुम बताओ, तुम तुम्हारी सीनियर ब्रदर को लेकर क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद लुयान ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मास्टर बिग ब्रदर का बहुत ही बड़ा है। ये बातों को सुनने के बाद होंगलिंग कह रही होती है, क्या? तभी फोर्थ जूनियर सिस्टर सिचुएशन को संभालते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी बातों का मतलब ये है सीनियर ब्रदर एक रिलायबल एल्डर है। उसके बाद ही लुयान मन में कह रही होती है, ही मेरी दोनों सीनियर सिस्टर और मास्टर शायद आप सभी को पता नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बिग ब्रदर कितना अमेजिंग है, बिग ब्रदर का कितना बड़ा है। तभी हम साइड पे गो एरोंग को देखते, वो लुयान की ये बातों को सुनने के बाद मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान सीनियर ब्रदर को एल्डर के तौर पर ट्रीट करती है, वैसे एक सीनियर सिस्टर जूनियर के सामने मदर की जैसी होती है। तो जब मैं फ्यूचर में सीनियर ब्रदर से शादी करूंगी तब उस समय मैं लुयान को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। एरोंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से जा होंगलिंग थर्ड जूनियर सिस्टर यूबे को कह रही होती है, अच्छा ठीक है यूबे, अब तुम बताओ तुम्हारी नजरों में तुम्हारी सीनियर ब्रदर किस तरह के पर्सन है? उसके बाद ही जा होंगलिंग मन में कह रही होती है, यूबे बचपन से ही हमेशा दूसरों को लेकर सोचती है, उसकी जितने सारे भावना होती है वो सब कुछ अपने दिल में ही दफन कर देती है। मेरी तो छोड़ो, यहाँ तक कि यान सेंट भी नहीं जानती कि उसके दिल में क्या चल रही है। यूबे इतना ज्यादा जेंटल है, सोच विचार वाली लड़की है, तो शायद हो सकती है कि वो जानवर के लिए एकदम बेस्ट सुटेबल पार्टनर है। तभी जा होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद यूबे कह रही होती है, मास्टर मेरी नजरों में सीनियर ब्रदर दूसरों से पूरी तरीके से अलग है। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, अच्छा तो तुम्हें क्यों लगती है कि तुम्हारी सीनियर ब्रदर दूसरों से पूरी तरीके से अलग है? तभी यूबे कह रही होती है, सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर ऑलरेडी सीनियर ब्रदर के काइंडनेस और जेंटलनेस को लेकर बात किया है, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, पर मेरी नजर में सीनियर ब्रदर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार है लेकिन दुनियादारी नहीं, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है लेकिन वो अश्लील नहीं है। कभी कभी उसका व्यवहार अजीब हो जाता है लेकिन वो कभी भी सीमा पार नहीं करता। वो एक ट्रू जेंटलमैन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बाहर से बहुत ही ज्यादा सख्त दिखता है
लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा नरम है। वो दूसरे को शिकायत करता है, उसका मजाक उड़ाता है, पर सच तो यह है कि वो अंत पे समझौता कर लेता है। वो अपने जूनियर सिस्टर का ख्याल रखता है, प्यार करता है। तो सीनियर ब्रदर इस तरह के पर्सन है। मास्टर, क्या आपको नहीं लगती कि सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा एडोरेबल, बहुत ज्यादा क्यूट है? ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग हंसते हुए कह रही होती है, हाँ, तुमने एकदम सही कहा। मैं भी सोचती हूँ कि तुम्हारी सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नहीं, मेरी बातों का मतलब यह है कि यूवे ने एकदम सही कही है। तभी फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान कह रही होती है, सीनियर ब्रदर के जैसे केयरिंग पर्सन मुझे तो नहीं लगती कि कोई लड़की है जो सीनियर ब्रदर को पसंद नहीं करेगी। तभी फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, लुयान ने एकदम सही बातें कही है। बहुत सारे वुमेन है जो तुम्हारी सीनियर ब्रदर के ऊपर अट्रैक्ट होती है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी सीनियर ब्रदर को लेकर फीलिंग्स रखती। नहीं, मेरी बातों का मतलब ये है, हमारी साइड की पिक के तुम्हारी आंट सू की डिसाइपल जू विनिंग तुम्हारी सीनियर ब्रदर को लेकर फीलिंग्स रखती है। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम सबको कहने वाली हूँ कि मैं तुम सबके यहाँ पे किस लिए समन किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सीनियर ब्रदर के लिए एक पार्टनर ढूंढूं, ताकि तुम्हारी सीनियर ब्रदर जल्दी से शादी कर ले। वो सभी ये बातें कर ही रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के अंदर एक डिसाइपल हर बारी के साथ दौड़ते हुए आने लगता है। आते हुए कह रहा होता है, मास्टर एक बुरा न्यूज है, आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं चीफ लिन को बुलाने के लिए गया था, पर चीफ लिन वहीं पे नहीं था। चीफ लिन के रूम पे सिर्फ यही लेटर था, और लेटर पे लिखा हुआ है कि वो अकेला ही फेयान सिटी पे जा रहे हैं नॉर्थन क्वीन से मिलने के लिए। और चीफ लिन ने यह भी कहा है कि चिंता ना करने के लिए, क्योंकि वो सेफली वापस लौट के आएगा। तभी उस डिसेबल की ये बातों को सुनने के बाद, डिसेबल के हाथों पे रहे उस लेटर को रीड करने के बाद जा होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी जगह से उठ जाती है, अपने कपड़े को चेंज करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो अकेला जाने का हिम्मत कैसे किया है? अगर मैं उस लिटिल रास्कल को पकड़ लेती हूँ तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखाऊंगी। तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंसा के दोनों जूनियर सिस्टर कह रही होती है, मास्टर बिग ब्रदर को रेस्क्यू करने के लिए हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तभी जा होंगलिंग कह रही होती है, मैं अगर फेंगयान सिटी पे अकेली जाती हूँ तो मुझे 3 घंटे लगेगी, और अगर मैं तुम सभी को लेके जाती हूँ तो समय और भी ज्यादा लग जाएगी। पर हाँ, सही समय पे पहुंचने के लिए मैं तुम में से किसी एक को ले जा सकती हूँ। तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाती है। वो अचानक से रोने लगते रहते हैं, कह रही होती है, बू 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 मास्टर, मैं मेरी बिग ब्रदर को मिस कर रही हूँ। अगर बिग ब्रदर का कुछ हो जाता है तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। बिग ब्रदर फ्यूचर में किससे शादी करता है मैं परवाह नहीं करती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बिग ब्रदर हमेशा सही सलामत रहे। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर गो अराउंड और थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे कह रही होती है, मास्टर हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप फोर्थ जूनियर सिस्टर को आपके साथ लेके जाइए, क्योंकि वो अभी भी एक बच्ची है, वो अपने बिग ब्रदर को मिस कर रही है। हाँ, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान कितनी बड़ी बच्ची है। तभी हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो यूवे और इरोंग की बातों को सुनने के बाद लुयान को चुप करवाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है लुयान, तुम रो मत, तुम्हारी बिग ब्रदर को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, और चिंता मत करो, मेरी डिसेबल को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम लुयान को देखते हैं, अपनी फेस को जा होंगलिंग के बूबीज के अंदर घुसा दिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, प्लान सक्सेस, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि बिग ब्रदर को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, वो पूरी तरीके से सही सलामत है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी दोनों सीनियर सिस्टर से दूर जाके सीनियर ब्रदर के साथ अकेले में समय बिता सकूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, फेंगयान सिटी के अंदर है लिंजा को देखते हैं। वो नॉर्थन क्वीन या जूनर के गोद पे सिर रख के सोया रहता है। वो अचानक से अपना आंख खोलता है, और लिंजा को अचानक से आंख खोलते हुए देखने के बाद जूनर कह रही होती है, ब्रदर्स साहब क्या हुआ है, क्या कुछ गलत थे? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, नहीं, मुझे सिर्फ एक सपना आया था। सपना ये था कि मेरे मास्टर मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रही है। वैसे जूनर हम ऑलरेडी सिटी के अंदर है, पर मैं नॉर्थन क्वीन के गोद पे सिर रख के सो रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जूनर ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ सही है, और किसने कहा है कि क्वीन जिस पर्सन को पसंद करती है उसके करीब नहीं जा सकती है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर हमें फिर भी दूसरे लोगों के सामने सावधान रहना चाहिए। पर तभी अचानक से हम जूनर को देखते हैं, वो लिंजा के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तब क्या होगा जब हम दोनों सिर्फ अकेले में रहेंगे? लिंजा कह रहा होता है, वेल असल में मुझे लगता है, पर तभी अचानक से हम जूनर को देखते हैं। वो लिंजा के होठों पे होठ लगा के किस कर देती है, फिर अपने होठों को जीभ से चाटते हुए लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर साहब अभी के लिए हम दोनों अकेले में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तभी सीन शिफ्ट रहता है, उस जगह को दिखाता है जिस जगह पे कल रात याचन लीजा डेमन के साथ प्यार किया था। वो पूरी रात लीजा डेमन के साथ प्यार करने के बाद अपने तलवार के वहां से लीजा डेमन को मार दिया होता है। वो घुटनों के बाद जाइन पे बैठा रहता है, वो अपने हाथ को जाइन पे जोर जोर से पीटते हुए रोते हुए कह रहा होता है, कितना बड़ा क्राइम है, मैं याचन हेवन के सन ऑफ डेस्टिनी, मेरा वर्जिनिटी एक डिस्गस्टिंग डीमन को दे दिया, और सबसे बड़ी बात जो मैं किसी को भी नहीं कह सकता, मैं जिस डीमन को मेरा वर्जिनिटी दिया हूं वो एक मेल डीमन है। फिर उसके बाद ही याचन अपने तलवार को लीजा डेमन के सर से उठाते हुए कह रहा होता है, लिंजा तू मेरे ऊपर डिस्करेबल मेथड यूज किया है, मेरी प्यारी सिस्टर जूनर के सामने तूने मुझे एम्बरेस किया है। मैं याचन कसम खाता हूँ तुझे मैं एक दिन हजारों में मार दूंगा, मैं तेरे सोल को हजारों सालों तक टॉर्चर करूंगा। पर तभी अचानक से याचन अपने बातों को खत्म कर पाता है। उससे पहले हम उस लीजा डेमन को देखते हैं जो याचन के मुंह में मुद्द देता है, और ये देखने के बाद याचन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, तू डिस्गस्टिंग डेमन, तू मर चुका है फिर भी कैसे मुत रहा है?
तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम याचेन को देखते हैं, वो लिजर्ड डेमन को एक जगह पे लेके आ गया होता है और उस जगह पे दफन कर दिया होता है। याचेन उस लिजर्ड डेमन की कब्र की जगह पे एक बोर्ड लगा दिया होता है और उस बोर्ड पे वो लिजर्ड डेमन का नाम लिख रहा होता है। वो नाम को लिखते खुद ही खुद से कह रहा होता है, डिमन ओ डिमन, मैं याचेन, मैं कोई हार्टलेस और अनडिथोरियस पर्सन नहीं हूँ। वो विलेन लिंजा ने हम दोनों के साथ छल किया था, जिसके कारण हम दोनों उसके छल में फंस गए थे और कुछ गंदा काम कर दिए थे, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, दूसरों को पता ना चल सके, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी को ले लिया। पर चिंता मत करो, एक कहावत है कि एक हस्बैंड और वाइफ 1000 सालों की उड़ती है। ओह नो, मैंने गलत लाइन कह दिया। एक दिन ब्रदर के साथ रहना, इसका मतलब यह है कि 1000 सालों तक ब्रदर के साथ जिंदगी गुजारना। और वैसे भी अब जब हम एक ही बेड शेयर किए तो हम ब्रदर हुए। पर तुम चिंता मत करना, मैं लिंजा को मार के तुम्हारी मौत के बदला जरूर लूंगा। छे, वैसे अगर आप मैं ये सोचूं तो जुनर भी क्या कर रही है? लिंजा ने मुझे ट्रिक कर दिया था, जिसके कारण मैं जुनर के सामने इतना घटिया काम किया है। मुझे तो लगता है कि जुनर अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। उफ, लिंजा तो इतना डिस्केपेबल, इस तरह के ट्रिक तो लोगों के साथ कैसे कर सकता है? पर तभी याचन को कुछ याद आता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ हाँ यून जी, सीनियर यून जी, ये सब कुछ तो नहीं देखी है ना? वैसे एल्डर सी ने एक बार कहा था कि जिस जगह पे सोल रहता है उस जगह के रिलिक को अगर मैं एक्टिवेट नहीं करता हूँ तो उस सभी को पता नहीं चलता है कि असली दुनिया में अभी क्या चल रहा है। और गाइस, आप सबको तो पता है कि याचन जिस सीनियर यून जी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुसिकामी सेनपाई है। तभी हम याचन को देखते वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और किसी के आने का प्रेजेंस को महसूस करते ही याचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में करते कि क्या यूनिया? फिर उसके बाद ही वो पीछे मुड़ते यूनिया को कह रहा होता है, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, प्रिंस याचन, आप ब्लड डिमन के एडोप्टेड सन हैं, उसके साथ साथ मेरे हेवेली या डिमन सेट के लेफ्ट प्रोटेक्टर भी हैं। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो आप हमारे डिमन सेट के हाई रैंकिंग मेंबर हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड डिमन ने जो डिमन हार्ट स्टेबल किया है वो तुम्हारे डिमन हार्ट के कल्टीवेशन को हेल्प करने के अलावा उसको सेकंड पर्पस क्या है? ये बातें को सुनने के बाद हम याचन को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, क्या सेकंड पर्पस? उसके बाद सेकंड पर्पस क्या है? ये बातें को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने ऑलरेडी गेस कर लिया है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो डिमन हार्ट है उस डिमन हार्ट पे ब्लड डिमन के डिमोनिक कॉन्सिक्वेंस जाग चुका है। तभी यूनिया की सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन को याद आने लगता है कि ब्लड डिमन ने उसे कहा था, मेरे राइट हैंड मैन सन ऑफ डेस्टिनी मेरे साथ रहते हुए मैं यान ब्लड डिमन, मैं फिर से जागने वाला हूँ और इस इंसानी दुनिया को एंडलेस ब्लडी हेल बनाने वाला हूँ। तभी ये सब कुछ बातों को याद करते हुए याचन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि हे भगवान, तो उस दिन उस ब्लड डिमन ने जो कुछ भी कहा था उस बातों का ये मतलब था। वो मुझे यूज करके पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं मेरे दोनों आंखों से जो कुछ भी देख रहा हूँ वो ब्लड डिमन वही देख रहा है। ये ब्लड डिमन का शुरू से ही प्लान था कि वो डिमन हार्ट को मेरे शरीर के अंदर स्टेबल करने के बाद वो पूरी जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। देख के ऐसा लग रहा है कि इथोरियस और डेमोनिक के बीच में जब फाइट शुरू होगा तब मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इस ब्लड डिमन को हत्या करना होगा। उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए यूनिया को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ चुका है। वैसे ब्लड डिमन के पास से मेरे लिए कोई मैसेज है क्या? यूनिया हंसते हुए कह रहा होता है, जरूर, ब्लड डिमन को पता चल चुका है कि तुम्हारे सिस्टर या जूनियर के साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छे से चल नहीं रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। अब ब्लड डिमन तुम्हें दो चॉइस दिया है, उनमें से एक को चूज करना है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। पहला चॉइस, डिमन सेट को मदद करने के लिए या जूनियर को राजी करो और फेयान सिटी के बॉर्डर को ओपन करो ताकि जितने सारे एविल सेक्ट है वो सभी फेयान सिटी को क्रॉस करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर कर पाए। या फिर दूसरा चॉइस, जिस बंदे ने तुम्हें 3 बार हराया है, लिंजाओ, उसे मार दो। मैं तुम्हें हॉनेस्टली कहूं कि इंग्लैंड सेट के स्वार्ड सेंट यानी वो ट्रू मोनिस जब मर चुका है तो ब्लड डिमन किंगडम सेट के अंदर रहे सिर्फ 2 इंसान को लेकर चिंता कर रहा है, एक है लिंजा और दूसरा है उसके ही मास्टर जाओ होंगलिन। तभी यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ब्लड डिमन ये ना भी कहता तब भी मैं लिंजा को मार के रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ब्लड डिमन को मैसेज भेज दो और उसे कहो कि याचन के अच्छे न्यूज के लिए इंतजार करे। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम यूनिया को देखते हैं, वो याचन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, तुम सच में हेवन के सन ऑफ डेस्टिनी हो। मैंने और ब्लड डिमन ने तुम्हें चूज करके कोई भी गलती नहीं की है, पर तुम चिंता मत करो, ब्लड डिमन अभी सिल्क के लास्ट लेयर को तोड़ने के लिए बिजी है, तो इसीलिए अभी तुम्हें जो कुछ भी करना है वही करो, पर लिंजा मर जाना चाहिए। तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना है कि हम डिमन सेट के मेंबर हमारे गोल को अचीव करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर उसके बाद ही यूनिया उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है प्रिंस याचन, खुद का ख्याल रखना, हमारे फिर से मुलाकात किंगडम सेट के अंदर होगा। तभी यूनिया के वहां से जाने के बाद ही हम याचन को देखते, वो चैन का सांस लेता है, मन में कह रहा होता है, आग के साथ खेलना इसका मतलब यह है कि खुद को जलाने के लिए तैयार रखना। काश मैं एक बार एल्डर सी की बातों को सुना होता और डिमन सेट की इस तरह के कनिंग लोगों से दूर रहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, मैं पूरी तरीके से चुका हूं। वैसे एल्डर सी मेरे पास से बहुत पहले ही जा चुका है, पर रिसेंटली एक ब्यूटीफुल आई कैचिंग मास्टर आई है, तुसिकामी सेनपाई, सीनियर यूनजी। पर मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है कि सीनियर यूनजी मेरे ऊपर अलग बिहेव करती है? छे, देख के ऐसा लग रहा है कि हर एक ब्यूटीफुल वोमेन कोल्ड और एरोगेंट होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वही हम देखते हैं कि रात हो गए और वही रूम के अंदर हमें लिंजाओ को दिखाते हैं, वो बैठा रहता है, वो ब्लशिंग करते हुए जूनियर को कह रहा होता है,
जुनर, क्या तुम्हें नहीं लग रही है कि हम दोनों कुछ जल्दी ही आगे बढ़ रहे हैं? क्यों ना तुम फिर से एक बार सोच के देखो, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ जुनर को देखते हैं। वो अपनी रॉयल कपड़े को उतार दिया होता है और एक कैजुअल कपड़े पहन के खड़ी रहती है। वो दारू पी रही होती है। उसके बाद वो ब्लशिंग करते लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर साहब, क्या आपको पता है मेरी पूरी जिंदगी में आपके ऐसा जेंटल, काइंड, अंडरस्टैंडिंग मैन मेरी पूरी जिंदगी में किसी को भी नहीं देखी है। और आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों की जो रिलेशनशिप का प्रोग्रेस है बहुत जल्दी से हो रहा है, जिसके कारण आपको डर है कि मैं बाद में रिग्रेट करूंगी, है ना? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, वाह जुनर कितना अंडरस्टैंडिंग लड़की है। पर तभी अचानक से जुनर को देखते वो लिंजा के साइड पे आके बैठ जाती है और लिंजा के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं बचपन में आपको छोड़ के जब नॉर्थन रीजन पे आई थी, मेरे दिल में कोई था ही नहीं, यहाँ तक कि याचन भी नहीं। और मैं इतने सालों से उसका परवाह इसलिए कर रही थी क्योंकि ये फादर का लास्ट विश था। तो इसलिए अगर बात करें प्यार की तो शायद हो सकती है कि मैं बचपन से ही मैन के साइड पे रह के बैटलफील्ड पे फाइट कर रही हूँ, जिसके कारण मैं दूसरी औरत से पूरी तरीके से अलग हूँ। जब एक बार किसी के लिए मेरी दिल धड़कती है तो मेरी पूरी जिंदगी में किसी और को चूज नहीं करती। फिर उसके बाद हम जुनर को देखते वो लिंजा के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब, मेरी ये दिल की फीलिंग्स मैं आपको बताने के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ और मैं विश्वास नहीं करती कि आप इतना भी हार्टलेस है कि आप मुझे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं रखते। वो दोनों ये सब कुछ प्यार भरी बातें कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के रूम के दरवाजे के बाहर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, योर मैजेस्टी अच्छा नहीं हो रहा है, एक फीमेल शॉर्टमैन और एक यंग लड़की सिटी लॉर्ड प्लेस के अंदर जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रही है। तभी रूम के बाहर है उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूम के अंदर है लिंजा और जुनर को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि ये सीरीज का जो एपिसोड है वो आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो मैं उससे क्लियरिफिकेशन के लिए बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे और भी ऑडियंस है जो अलग अलग सीरीज के अलग अलग एपिसोड डिमांड करता है, तो वो सभी एपिसोड को लाने के चक्कर में ये सभी सीरीज के एपिसोड मिस हो जाता है या फिर लेट हो जाता है। पर तुम सब चिंता मत करो, इस सीरीज के सब कुछ ही चैप्टर रिलीज हुआ है। अगर मैं और 2 एपिसोड बना देता हूँ तो जितने सारे चैप्टर रिलीज हुए वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आने वाले नेक्स्ट 2 संडे को मैं इस सीरीज के एपिसोड अपलोड करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो @MrJainEnemy, तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना, 3.1 के सब्सक्राइबर है। ओ हाँ, और एक बात, अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन होना, बाय बाय, टाटा।